Hello everyone. Welcome to Unfiltered Opinion, an initiative by an academy. I am Sadaf Chaudhary. This year I have secured All India rank 23 in UPSC Civil Services examination. I have a list of questions that a few aspirants have asked of me. So I would try to answer them to the best of my knowledge. So let's start. The first question is, what are the pros and cons of self-study while preparing for UPSC? So this is a very subjective question, but I would try to answer it with my experience. पहला ये है कि आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपको अपने पेस पे स्टडी करने का मौका मिलता है. यू आर नॉट कंस्ट्रेंड बाय द स्पीड एट विच द क्लास इज स्टडिंग. तो दूसरी बात, अपना रिसोर्स लिस्ट आप थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं. कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं है, कोई लिमिट्स नहीं है. कॉन्स में ये होता है, आई बिलीव द ओनली कॉन्स जो मुझे खुद को भी लगा वो ये कि आप बहुत डिटेल हो सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसा आपको चेक करने के लिए नहीं है, कोई कोचिंग वाला, कोई पेरेंट्स नहीं है आपके सर पे एकदम ऐसे कहने के लिए कि बेटा पढ़ लो या एग्ज़ाम दे लो या ये कर लो. तो अपने आप से जो एक ऑनेस्टी होती है, जो एक ईमानदारी होती है कि टारगेट सेट करना है, फुलफिल करना है, वो थोड़ा मिसिंग हो सकता है. सो दैट इज़ द ओनली कॉन्स इन माई ओपिनियन. नेक्स्ट इज़, व्हाट वाज योर लास्ट 1 month स्ट्रेटेजी बिफोर यूपीएससी प्रीलिम्स? Last month strategy, I believe, for everyone should be just revision. You can do practice papers, but they should be stopped some 15 days before the examination. जो आखिर के 1 महीना 15 दिन ट्राई कीजिए अपनी स्टैटिक बुक्स को रिवाइज करने का, और अपने जो टेस्ट पेपर्स आपने दिए हैं, मुझे लगता है उनमें जो मिस्टेक्स होती हैं उनको रिवाइज करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एग्जाम में सेम चीज़ें रिपीट ना करें. सो रिविजन वुड बी माई गो टू स्ट्रेटेजी. Next is, how did you start preparation considering the vast syllabus of UPSC Civil Service examination? See, syllabus is vast, right, but it is defined. So just go by the definition जो आपको सिलेबस में दिया हुआ है. आप किसी वेबसाइट से, काफ़ी सारी यूपीएससी की फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ से सिलेबस को एक डाइसेक्टेड फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे सारे टॉपिक्स कवर्ड अप हों. बट वंस यू हैव अ टॉपिक, जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स विद यू, there are some 100-150 topics that you need to cover, and you need to figure out your resource list as per your own understanding और आपका जो जितना requirement है. And I believe the syllabus is definite. It's our constant urge to cover every resource, which makes it incomprehensible. Next is, what are the pros and cons of choosing political science as the optional subject? Political science is a very beautiful subject. First of all, I might have some biases against this because it was my optional also. But I believe, objectively speaking, जो pros है वो ये कि एक तो आप कभी भी चूज़ करते हैं तो इंटरेस्ट होना चाहिए. पॉलिटिकल साइंस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, सो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है. दूसरी बात, लॉजिस्टिक्स इसके अच्छे हैं. लॉजिस्टिक्स से मेरा मतलब ये है कि जीएस के साथ ओवरलैप है डेफिनेटली, एसए में हेल्प करता है. इसकी रिसोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जहाँ आप अपने आप को गॉज कर सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं इतनी क्राउड में. सो दीज आर द प्रॉन्स. कॉन्स की अगर बात करें, आई थिंक थोड़ा सैचुरेट हो गया है मार्केट, क्योंकि इस साल भी 166 स्टूडेंट्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेक्शन वाज फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर. तो वो शायद थोड़ा आने वाले टाइम्स में ऐसा कहते हैं कि यूपीएससी मॉडरेट करेगी, नंबर वुड कम डाउन, तो वो थोड़ा है. बट आई डोंट थिंक कुछ कॉन्क्रीट ऐसे कॉन्स मुझे इस टाइम पे याद आ रहे हैं. उसके बाद, व्हाट चेंजेस डिड यू ब्रिंग इनटू योर डेली रूटीन व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज? ओके, सो डेली रूटीन में चेंज नहीं करना होता है. पूरा डेली रूटीन ही आपको स्टडी के अराउंड जो है प्लान करना होता है. मैं सुबह 8 बजे पढ़ने बैठती थी और शाम 8 बजे तक पढ़ती थी. बीच में मतलब 12 घंटे हो रहे हैं, बीच में आप लंच ब्रेक और ये डिनर, ये सारे ब्रेक्स ले सकते हैं खाने वाने के लिए. बीच में 1 घंटा वैसे वॉक भी करके आइए, थोड़ा पेरेंट्स से, फैमिली से बात कीजिए, वट एवर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट. आप मूवीज़ देख सकते हैं जो आपका मन करे. लेकिन ये है कि अपना डे आप प्लान करेंगे तो स्टडीज़ के अराउंड प्लान करेंगे, नॉट द अदर वे अराउंड के डे है और उसमें स्टडी कहीं कहीं बीच बीच में डाल रहे हैं. थोड़ा डेडिकेटेडली आपको 1 साल 2 साल देना पड़ेगा. What am I not supposed to read for the UPSC examination? A lot of things. I believe the resource list as concise as possible is the best way out, because मार्केट में इतना मटेरियल है और आपको हर 10 दिन में कोई ना कोई नया कोचिंग, कोई ना कोई नया स्टफ़ मिल जाएगा कि अच्छा ये भी पढ़ लीजिए, ये भी पढ़ लीजिए. बट आप हमेशा ये देखिए कि आपका एक इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न है वो कितना है. आप इतना टाइम देंगे, इतने एफर्ट्स देंगे, 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व हो भी गए, वो तो आपके स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से भी सॉल्व हो जाएंगे. आप उसको ही 2-3 बार पढ़िए, उसको टाइम इन्वेस्ट कीजिए, बल्कि वो 1-2 की जगह उससे कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. तो आई बिलीव कि थिंग्स लाइक योजना, मैगजीन्स जो होती है, कुरुक्षेत्र वगैरह, ये मत पढ़िए.
उसके अलावा जो न्यूज़पेपर है एक पढ़िए, 2-2 3-3 लोग बोल रहे हैं वो मत पढ़िए। करंट अफेयर्स की मैगजीन फॉलो कर रहे हैं तो एक ही कीजिए, बहुत से बहुत 2 कर लीजिएगा। कुछ 1-2 टॉपिक्स के लिए जो जिसमें आप वीक फील कर रहे हैं, जैसे मैं एनवायरनमेंट में वीक फील करती थी, पर ये नहीं कि 4-4 मैगजीन्स पढ़ रहे हैं। तो बहुत ही कंसाइज रिसोर्स लिस्ट, 10 किताबें रखिए, लेकिन उनको बार बार पढ़िए। और ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही टॉपिक के लिए पढ़े जा रहे हैं, कम है बट बार बार पढ़ना है। What is the ideal note making strategy for UPSC? नोट मेकिंग इज़ वेरी पर्सनल चीज़। अब आपको जितना आता है तो वो आप नहीं लिखेंगे अपने नोट्स में, जो आपको नहीं आता है वो आप लिखेंगे, तो इसलिए हर किसी के नोट्स अलग होते हैं। बट कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट जो मुझे लगता है वो ये कि कंसाइज रखिए अपने नोट्स को, पूरी किताब नहीं छापनी है, किताब से तो फिर फ़र्क क्या पड़ता है अदरवाइज़। तो बुलेट पॉइंट्स पे बनाइए, शॉर्ट नोट्स रखिए, जितना कंप्रेस कर सकते हो उतना कंप्रेस कीजिए, और ट्राई कीजिए उनको ऑल इंक्लूसिव बनाने का, कि उसमें डाटा हो आपका, उसमें आपके जो फैक्ट्स फिगर्स हैं, डायग्राम्स आपको लग रहा है आप एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं, ज्योग्राफी में मैप्स डाल सकते हैं, वो सब नोट्स में आ जाएँ, बट ट्राई टू कीप देम एज क्रिस्प एज कंसाइज एज पॉसिबल। व्हाट आर द आइडियल रिसोर्सेज फॉर स्ट्रेंथनिंग करंट अफेयर्स? करंट अफेयर्स के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात न्यूज़पेपर पढ़ना, तो एक न्यूज़पेपर कोई भी अच्छा यूपीएससी के लिए, मैं द हिंदू पढ़ती थी, आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं, दोनों ही अच्छे न्यूज़पेपर्स हैं, 2 नहीं पढ़ने हैं, एक ही पढ़ना है लेकिन, तो ये ज़रूरी है। और उसके बाद न्यूज़पेपर से काफ़ी लोग नोट्स बनाते हैं, तो आप नोट्स बना सकते हैं चाहे तो। मैंने नहीं बनाए थे, थोड़ा मैं लेज़ी भी हूँ इसलिए नहीं बनाए थे, लेकिन एक रीज़न ये भी था कि करंट अफेयर्स मैगजीन आती है जिसमें एक बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके फैक्ट्स के साथ में पूरा डाटा रिसर्च करके दिया होता है। तो जब कोई और आपके लिए मेहनत कर रहा है तो आप उस मेहनत को यूटिलाइज़ कीजिए। आप क्यों खुद के दिन के 2-3 घंटे उसमें दे रहे हैं? तो बी स्मार्ट, और करंट अफेयर्स मैगजीन से आप रिवाइज कर सकते हैं। तो न्यूज़पेपर एंड करंट अफेयर्स मैगजीन, बाकी नोट्स बनाए तो आपकी श्रद्धा है उसमें। हाउ टू सिंप्लीफाई एंड रीड एडिटोरियल्स? ओके, सी एडिटोरियल सिंप्लीफाई नहीं कर सकते आप। सिंप्लीफाई क्या होता है, मतलब किसी का कोई ओपिनियन है तो कई बार लोग बड़ा हाई फाई ओपिनियन देते हैं, थोड़ा शशि थरूर टाइप्स हो जाता है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, उसी चीज़ पे कोई दूसरा एडिटोरियल आ जाएगा, आप वो पढ़ लेना। लेकिन जनरली एडिटोरियल आपके सिंपल ही होते हैं, हमें समझ में नहीं आते हैं क्योंकि हमारा नॉलेज बेस उतना नहीं होता है। तो मेक श्योर कि आप अपनी जो एक स्टैटिक बुक्स हैं, जो आपका बेस मटेरियल है, एनसीईआरटीज़ हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। वंस यू आर थोरो विद द कंसेप्ट ना, तो सारे एडिटोरियल्स आपको समझ में आएंगे। बाकी आई बिलीव देयर आर मैनी यूट्यूब चैनल्स ऑल्सो जो ऐसे डेली वो बताते हैं, बट आई फील वो सब शॉर्टकट्स हैं। आप चाहें तो शुरू शुरू में जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं, आप ट्राई कर सकते हैं उनको समझने के लिए, बट इन द लॉन्ग रन यू हैव टू रिलाई ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज एडिटोरियल्स। What are the mistakes which should not be committed during revision? Okay, very interesting question. आई फील रिवीजन को सिर्फ रिवीजन करने के लिए मत कीजिए। ऐसे नहीं कि टास्क है और हमें ये कंप्लीट करना है तो हमने कर दिया। समझिए कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ याद नहीं जिसकी वजह से पढ़ रहे हैं, कोई फैक्ट याद नहीं है, कोई कंसेप्ट याद नहीं है। जो कई बार मॉक टेस्ट आप लगाते हैं उसमें कोई कंसेप्ट गलत हो गया है, वो रिवीजन के टाइम आया तो याद कीजिए कि वो क्वेश्चन क्यों गलत हुआ था। सो एक्टिव रिवीजन कीजिए, ऐसे पैसिव रिवीजन नहीं करना है कि एक चेकलिस्ट जो है टिक हो जानी चाहिए कि रिवीजन हो गया हमारा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ मॉक टेस्ट एंड मॉक एनालिसिस? आई बिलीव अ लॉट, क्योंकि नॉलेज हम सबके पास है, बुक्स हम सबके पास है, लेकिन व्हेन दैट नॉलेज इज़ पुट इनटू यूज़, वो एग्ज़ाम्स में, वो टेस्ट में, तो वो हमें मॉक टेस्ट के थ्रू आता है। आप मॉक लगाएंगे, आप अपनी गलतियाँ देखेंगे, तो आप उनको यूज़ कीजिए अपने आप को बेटर करने के लिए, कि ठीक है हमारा नॉलेज गैप है, हमें कोई चीज़ नहीं आती तो हम दोबारा पढ़ेंगे, या हमारा लॉजिक गैप है कि हमें आता था बट हम उसे यूटिलाइज़ नहीं कर पाए, तो उस कंसेप्ट को समझेंगे कि कैसे कर रहे हैं। तो मॉक्स बहुत ज़रूरी हैं। सेम विद मेंस, आपके आंसर्स आप लिखते हैं, आपको तो बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि हम तो अपना बेस्ट देते हैं, बट कई बार बहुत छोटी छोटी चीज़ें मिस हो जाती हैं जो हमें मॉक से पता चलती हैं। सो आई वुड से कि जितना आपका स्टैटिक इंपॉर्टेंट है उतना ही आपके प्रैक्टिस पेपर्स, चाहे वो प्रीलिम्स या मेंस के हों, दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज व्हाट वाज योर एग्जाम डे स्ट्रेटजी फॉर यूपीएससी मेंस? आई थिंक जो मेरी स्ट्रेटेजी थी वो ये कि पहली बात तो पेपर पूरा होना चाहिए, कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में आपके जो एक कंटेस्टेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं सॉरी, वो इतने स्मार्ट हैं कि वो पेपर कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप 10 नंबर 15 नंबर का पेपर ही छोड़ के आ रहे हो तो फिर आप रेस से बाहर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो मेरी स्ट्रेटेजी थी कि पेपर कंप्लीट करना है। सेकेंडली क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी से ये कि कुछ क्वेश्चंस आप एवरेज लिखेंगे, कुछ बिलो एवरेज, कुछ अबव एवरेज, तो मेरा एक एंडेवर था कि अबव एवरेज वालों को मैक्सिमाइज़ करना है, बिलो एवरेज वालों को मिनिमाइज़ करना है। उसके लिए कांस्टेंट रिवीजन, कांस्टेंट प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है। और लास्टली कॉन्फिडेंस, आई फील कि कुछ भी गलत हो रहा है, कई बार काफ़ी चीज़ें होती हैं एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि
हमारे टाइम सर्दी बहुत थी, प्रीलिम्स को देने जाओ तो पंखा नहीं चल रहा होता है, गर्मी में बैठ के दे रहे हो, तो कंस्ट्रेंट्स हमेशा रहेंगी। पर इन सब चीज़ों से डेटर नहीं होना है, अपना बेस्ट देना है, अपना कॉन्फिडेंस से जितना हम अपनी तरफ से कर सकते हैं वो करना है। रिग्रेट्स नहीं रहने चाहिए कि अरे ऐसे कर लेते वैसे कर लेते, ये सोचिए कि यही मौका है, यही बेस्ट करना है। नेक्स्ट इज डूज एंड डोंट्स टू बी फॉलोड बाय गिविंग योर यूपीएससी सीएससी इंटरव्यू। डूज ओके, डूज के लिए आई फील कॉन्फिडेंट रहिए, कॉन्फिडेंस इज़ द की, क्योंकि आपका वो इंटरव्यू नहीं है, वो पर्सनैलिटी टेस्ट है, तो कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि कॉर्डियल रहिए, डरिए मत, अपना एक जो भी ओपिनियन है दैट माइट बी वेरी अनपॉपुलर ओपिनियन ऑल्सो, कोई बात नहीं, अगर आप उसमें बिलीव करते हैं, आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं तो आप उसको कीजिए। एग्जाम से और लॉजिस्टिक्स का बहुत ध्यान रखिए, एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहुंचिए, खाने पीने का थोड़ा अपना शेड्यूल फिक्स रखिए, नींद का शेड्यूल फिक्स रखिए, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हम सबको पता होती है बट हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो उस चीज़ का एक जो फाइनल डी डे होता है, जब को परफॉर्मेंस वाला दिन होता है, उस पर बहुत फ़र्क पड़ सकता है, तो बी वेरी अवेयर ऑफ दिस थिंग। डोंट्स में आई वुड से कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है वहाँ पे जाके, ये नहीं कि मतलब एकदम हमें पता है और हम उस पर रिजिड हो गए कि हमें यही करना है। अगर कोई ओपिनियन का एक डिफरेंस है तो उसको एडमिट कर लीजिए, कोई बात नहीं। कोई क्वेश्चन नहीं आता है, इस बात को एडमिट कर लीजिए कि आपको नहीं आता है, आप ऑनेस्टली बोल दीजिए कि आई एम रियली सॉरी, आई वुड गो बैक एंड रीड मोर अबाउट इट। बी ऑनेस्ट, दे आर देयर टू टेस्ट योर क्वालिटीज, ऑनेस्टी, सिंसेरिटी, इंटीग्रिटी। तो ये सब चीज़ों को दिमाग में रखना है, एक अपना बेस्ट वहाँ पे पॉसिबल एक परफॉर्मेंस देना है। उसके बाद ओके, हाउ टू मेंटेन इमोशनल इंटेलिजेंस एज इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द प्रिपरेशन। वेरी ट्रू। इमोशनल इंटेलिजेंस एग्ज़ाम जितना एकेडमिक इंटेलिजेंस का है उतना ही इमोशनल इंटेलिजेंस का भी है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो है अपने इमोशंस को मैनेज करें। अगर कभी अच्छे नंबर आ रहे हैं तो ये नहीं कि ओवर एक्साइटेड हो गए और 2 दिन पार्टी कर रहे हैं, और ये भी नहीं कि ख़राब नंबर आए तो रो रहे हैं एक हफ्ता। तो ये सब चीज़ें देखिए कि आप डर रहे हैं एग्ज़ाम से तो क्यों डर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मतलब ओवर एक्साइटेड स्टेज में हैं और एकदम से मतलब लग रहे हैं कि डे ड्रीमिंग कर रहे हैं बेसिकली, तो क्यों कर रहे हैं। ये सब चीज़ें मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, एक इक्वेनिमिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है इन द फेस ऑफ सक्सेस और फेलियर। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कहने की लगेंगी, लेकिन जब आप एग्जाम साइकिल में आते हैं तो आपको तब समझ में आएगा कि कैसे हर स्टेज पे सक्सेस या फेलियर हो सकती है, कैसे आखिरी में आके फाइनल रिजल्ट में आप स्क्रैच से स्टार्ट करने को बोला जा सकता है आपको, क्योंकि प्रीलिम्स में दोबारा से बैठना पड़ेगा 15 दिन बाद। तो ये सब चीज़ें एकेडमिक लाइफ में और आगे जाके एडमिनिस्ट्रेशन लाइफ में भी बहुत पार्ट एंड पार्सल रहने वाली है, और ये यहीं से जर्नी स्टार्ट होती है। एक ऑफिसर की तरह बिहेव कीजिए, सोचिए कि कैसे आप मैनेज करेंगे जॉब में जाके, और अभी से उस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए। Next is, on what basis should we choose IAS or IFS as our preference? वेरी गुड क्वेश्चन। तो अ लॉट ऑफ आंसर्स यू वुड गेट, घर वाले कुछ बोलेंगे, और जो एक टॉपर्स का एक ट्रेंड चलता आया है कि IAS ऊपर है, IFS है, IPS है, वो भी चीज़ें दिमाग में रहेंगी, करियर प्रॉस्पेक्ट्स भी होंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आई वुड से दोनों चीज़ें देखिए, अपना इंटरेस्ट देखिए कि क्या ये वो करियर है जहाँ आप ज़िंदगी के 30 साल स्पेंड कर पाएंगे, क्या उस काम को, उस पैशन को, मतलब वो वर्क मीट पैशन वाला सिस्टम बना पाएंगे, उसके साथ में जस्टिस कर पाएंगे उस रोल से। तो ये क्वेश्चंस आपको खुद से पूछने वाले हैं। उसके अलावा आई थिंक चाहे तो आप अपना थोड़ा लॉजिस्टिक्स भी देख सकते हैं कि भाई कैसी लाइफ रहेगी, क्या आप उस लाइफ को स्टेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। थोड़ा फैमिली के कई बार लोगों के कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि पेरेंट्स के साथ में रहना है, वो सारी चीज़ें भी, और करियर का कितना प्रोग्रेशन है। दीज आर द थिंग्स दैट समवन इन द सर्विस कैन टेल यू बेटर अबाउट। तो मैं थोड़ा, आई एम ऑल्सो माई सेल्फ वेरी एक्सपीरियंस्ड। मेरा तो IFS लेने का बेसिक फंडा यही था कि आई लव ट्रैवलिंग, और IFS इज़ अ जॉब जो आपको ट्रैवल और रिप्रेजेंटिंग द कंट्री ऑन द नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टेज, वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है। दैट्स व्हाई आई प्रीफर्ड IFS। लास्टली, एनी प्रोज और कॉन्स ऑफ बीइंग फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एंड अपियरिंग फॉर UPSC CSC। ये तो काफ़ी ऑफ्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो प्रोज में मैं बोलूँगी CSET क्लियर हो जाता है, तो आई थिंक CSET क्लियर हो जाता है। दूसरी बात ये कि थोड़ा एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच आ जाता है। जैसे हम लोग कितना 4 साल इंजीनियरिंग में 8 सेमेस्टर होते हैं हमारे, हर सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो 50 सब्जेक्ट पढ़ के एक बच्चा आया है तो उसको पता है कैसे ऊपर से पढ़ना है और काम निकालना है, अपना आगे बढ़ना है। हम लोग PhD नहीं करने लग जाते हर चीज़ में। सो दिस इज़ वन थिंग कि पता है कितना पढ़ना है और कैसे इंटरलिंक करना है, कैसे हर चीज़ को हैंडल करना है। कॉन्स भी होते हैं, लेकिन कॉन्स आई फील जो सबसे ज़्यादा हम लोग एक फेस करते हैं वो ये कि जो हम लोग इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं बड़ा ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं कि ये सही आंसर है, ये गलत आंसर है, और जब हम ह्यूमैनिटीज़ में आते हैं तो सब कुछ बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है
कई बार कुछ सही गलत तो होता नहीं है, जो आप सोच रहे हैं वही सही है, लेकिन आप उसको जस्टिफाई करने की कंडीशन में होने चाहिए, पोजीशन में होने चाहिए। तो ये जो एक स्विच होता है, ये नेविगेट करना कई बार थोड़ा मुश्किल होता है कि बड़े आंसर लिखो, मल्टीपल ओपिनियंस इंटीग्रेट करो, तो वो सारी चीज़ें आई बिलीव अल्टीमेटली, चाहे आप ह्यूमैनिटीज से हैं चाहे आप इंजीनियरिंग से हैं, दोनों को ही थोड़ा थोड़ा दोनों अप्रोचेस यूज़ करने पड़ेंगे, सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी। तो हर किसी के लिए ऑलमोस्ट लेवल प्लेइंग फील्ड है, बस सी सेट थोड़ा आई बिलीव इज़ द लीडिंग फैक्टर। So these were all the questions. If you have more such questions, you can just write them down in the comment sections below. Also, for more such videos, for more enlightening sessions, please like, share and subscribe this channel. Thank you.